नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 109 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। टोटल इस PDF में 10 क्वेश्चन होंगे और इन 10 क्वेश्चनों को हम दो अलग अलग भागों में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां हमारा पहला प्रश्न है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि जिस समय बाबर ने भारत पर अटैक किया था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, भारत की राजनीतिक संरचना कैसी थी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाबर का जो आक्रमण हुआ भारत में वो हुआ 1526 में। और 1526 में जो बाबर का ये आक्रमण हुआ, ये जो प्रसिद्ध लड़ाई थी, इसे हम पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जानते हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई को बाबर ने जीत लिया था। अब बात यह आती है कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो अगर भाई हम भारत को इस तरीके से देखें कि ये भारत है, तो यहाँ पर जो ये छोटे छोटे राजा थे ये आपस में लड़ रहे थे उस समय 1526 की अगर हम बात करें। तो 1526 में भारत जो है वो राजनीतिक अस्थिरता का शिकार था। सभी जो छोटे छोटे राजा वो आपस में लड़ रहे थे। कोई भी एक ऐसी पावर नहीं थी जो इन राजाओं को एक साथ ला सके और पूरे की पूरी एक सेंट्रलाइज सत्ता की स्थापना कर सके, एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना कर सके। तो जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण कर रहा है 1526 में, उस समय भारत की जो राजनीतिक संरचना है वो बहुत विखंडित है, यानी कि अलग अलग भागों में बटी हुई है। बहुत सारे राजवंश हैं और बहुत सारे जो क्षेत्रीय राज्य हैं ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की कमी है, कोई भी एक पावरफुल सत्ता नहीं है जो इन सभी क्षेत्रों को एकजुट कर सके। और आंतरिक रूप से भारत अस्थिर था और ऐसे में ये बिल्कुल सही समय था कि कोई बाहरी बंदा हम पर आक्रमण करता तो हम बहुत ही ईजिली उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि जब कोई देश अंदर से कमजोर होता है, उसके आसपास के जो राजा होते हैं अंदर के, वो आपस में लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं सत्ता के लिए, कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं होता, कोई एक मजबूत राजा नहीं होता, तो बाहरी लोग सिंपल सी बात है एंट्री करेंगे ही करेंगे। अगर हमारे यहाँ कोई एक सेंट्रलाइज पावर होती, एक पावरफुल राजा होता उस समय, तो बाबर को वहीं धूल चटा देता और बाबर कभी एंट्री भारत में होती नहीं और ना मुगल कभी आ पाते। तो बाबर के आक्रमण के समय अगर आप बात करोगे तो भारत की जो राजनीतिक संरचना वो कैसी थी? विखंडित थी। दूसरी बात क्या थी? सभी राजा आपस में क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। केंद्रीकरण की क्या थी कमी? कोई एक पावरफुल राजा नहीं था। आंतरिक अस्थिरता थी, यानी कि अंदर जो है कोई भी चीज़ें ढंग से नहीं चल रही थी। जमींदार अलग विरोध कर रहे हैं, जागीरदार अलग विरोध कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी है। और इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो यहाँ पर वो अपना कब्जा जमा लेता है। अब हम बात कर रहे हैं एक एक पॉइंट की। तो पहली बात तो यह है कि बाबर के आक्रमण के समय जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो 1526 में जब भारत पर जो है बाबर आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन था और राजा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी एक कमजोर और अलोकप्रिय शासक था। वो अपने भोग विलास में जीवन जीता रहता था, जिसकी वजह से उसकी जो जनता थी वो उसके खिलाफ विद्रोह कर रही थी और उसके दरबार में गुटबाजी बढ़ती जा रही थी। यानी कि अलग अलग सरदार अलग अलग तरीके से अपनी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे थे और हर एक सरदार ये सोच रहा था मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, जिसकी वजह से हर तरफ संघर्ष, हर तरफ षड्यंत्र, हर तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे थे। शासक वर्ग में भी असंतुष्ट था, जिसका फायदा बाहरी आक्रमणकारी उठा सकते थे। यानी कि जिस समय बाबर ने भारत पर अटैक किया उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन से वंश का शासन था? लोदी वंश का शासन था। राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की बात करें तो अलोकप्रिय शासक था। उसके खिलाफ लगातार विद्रोह हो रहे थे, दरबार में गुटबाजी बढ़ रही थी। बड़े बड़े जो सरदार थे वो ये चाहते नहीं थे कि इब्राहिम लोदी राजा रहे। इब्राहिम लोदी को अपने जागीरदारों और सामंतों के टकराव से भी सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसका जो साम्राज्य और ज़्यादा कमज़ोर हो गया और उसके अंडर में जितने भी सामंत थे वो भी स्वतंत्र होना चाहते थे। तो ये तो बात होगी दिल्ली सल्तनत की। इसके अलावा अगर हम क्षेत्रीय शक्तियों की बात करें तो शुरुआत में जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को हराया था और उन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब जब 1526 की बात करें तो ये सारे राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाह रहे हैं क्योंकि दिल्ली सल्तनत ऊपर से कमज़ोर हो चुकी है। तो दिल्ली सल्तनत अपने संस्थापक काल में केंद्रीय शक्ति खो चुकी थी। इसका नियंत्रण केवल नॉर्थ इंडिया तक रह चुका था, जिसकी वजह से अलग अलग जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उन्होंने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए राजपूताना। तो राजपूत जो शासक थे स्वतंत्र थे, शक्तिशाली थे। इसमें मेवाड़ के जो राणा सांगा थे इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। राणा सांगा ने एक मजबूत राज्य का निर्माण किया और दिल्ली सल्तनत के विरोध में इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। उधर गुजरात और मालवा की बात करोगे तो ये भी एक स्वतंत्र और संपन्न राज्य थे। इन राज्यों का व्यापारिक और सैनिक महत्व भी था, लेकिन आपसी संघर्ष ने इनकी शक्तियों को कमजोर कर दिया क्योंकि इनका आपस में संघर्ष होता रहता था। बंगाल की बात करोगे तो एक शक्तिशाली राज्य था। बड़े पैमाने पर यहाँ पर कृषि से आमदनी प्राप्त होती थी और व्यापारिक क्रियाएं भी थी और दिल्ली सल्तनत भी चाहती थी वो बंगाल पर कंट्रोल करे, लेकिन बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नियंत्रण हो ही नहीं पाया।
दक्षिण भारत की बात करोगे तो विजयनगर साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो लहला रही थी, बहुत बड़ी पावर थी उस समय विजयनगर साम्राज्य। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र था। कश्मीर जैसे राज्य भी स्वतंत्र थे, लेकिन वो छोटे थे और सीमित प्रभाव वाले थे। तो बाबर जब भारत पर अटैक कर रहा है तो उस समय केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में है? लोधी वंश के हाथ में है। राजा कौन है? इब्राहिम लोधी है। बट वो कमजोर है, सामंतों से टकराव हो रहा है, आंतरिक संघर्ष हो रहे हैं और षड्यंत्र चल रहे हैं। क्षेत्रीय राज्यों की बात करोगे तो राजपूत जो है शक्तिशाली हैं, स्वतंत्र हैं, राणा सांगा का साम्राज्य चल रहा है। गुजरात और मालवा भी स्वतंत्र हैं और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य जो है वो अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उधर बंगाल एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य है। कश्मीर जैसे अन्य राज्य भी अपनी अपनी सत्ता चला रहे हैं। भारतीय राजनीतिक संरचना का उस समय का जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि यहाँ पर यूनिटी नहीं है। और आज भी आप देखो सबसे बड़ी समस्या भारत की क्या है? यूनिटी नहीं है। यहाँ पर सहयोग की कमी नहीं है, एक दूसरे को लोग कोऑपरेट नहीं करते यहाँ पर, जिसकी वजह से आपस में संघर्ष चलता है, प्रतिद्वंद्विता चलती है। सांगा जैसे जो राजा थे, इन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर के साथ संपर्क स्थापित किया, क्योंकि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाना चाहते थे। भारतीय सत्ता की जो विखंडित स्थिति थी, ये चीज इससे पता चलती है आपको। बाबर की बात करें तो इस समय कोई भी भारत में मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दिल्ली सल्तनत कमजोर थी, क्षेत्रीय शक्तियां सारी की सारी आपस में लड़ रही थी और बाबर ने इस अस्थिरता का फायदा उठाया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए अपनी सेना को भेजा, एक अच्छी रणनीति बनाई और तोप खाने का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। और पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो इब्राहिम लोदी ये युद्ध हार गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। बाबर संघर्ष करता रहेगा, हुमायूं संघर्ष करता रहेगा और अकबर करेगा राज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी विभाजित थी, दिल्ली सल्तनत कमजोर थी, क्षेत्रीय शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही थी और ये सारी परिस्थितियां बाबर के अनुकूल थी और उसने भारत में एंट्री कर दी। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से पेपर में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। तो देखो, जब अकबर राजा बना तो उसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, साथ ही साथ अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज शुरू करी। उसके अलावा उसने अपनी जो विदेश नीति है, या मैं ये कहूँ कि अलग राज्यों के साथ जो संबंध बनाने की नीति है, उस पर भी उसने जोर दिया। तो जिस समय अकबर भारत में शासन कर रहा था उस समय अगर कोई सबसे शक्तिशाली था तो वो थे राजपूत। और अकबर के सामने जो चुनौती थी वो भी यही थी कि वो राजपूतों के साथ संघर्ष करे या सहयोग करे। अब हम बात करते हैं उसने किस राह को अपनाया, संघर्ष की या सहयोग की। तो देखो, सबसे पहले उसने संघर्ष की राह को अपनाया और राजपूतों के साथ युद्ध लड़े। अकबर ने राजपूतों को मित्रता और सहयोग के माध्यम से अपने साम्राज्य में शामिल करने का भी प्रयास किया। उसने कई राजपूत राज्यों के खिलाफ सैनिक अभियान भी चलाए और इन अभियानों का उद्देश्य सिर्फ उनकी भूमि पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र पर वहां के जो राजा थे उन्हें अपनी सेनाओं में भर्ती करना भी था। तो अकबर की जो राजपूत को लेकर नीति है वो शुरुआत में सैन्य विजय की रही। उसने लगातार राजपूताना शासकों पर आक्रमण किए, कई युद्ध जीते भी, कहीं पर उसे बराबरी का सामना भी करना पड़ा। महाराणा प्रताप से उसे सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती मिली, जहां वो सीधा सीधा संघर्ष कभी कर ही नहीं पाया। तो जिन भी राजाओं को उसने हराया उनसे सीधे सीधे टकराव नहीं लिया। युद्ध जीतने के बाद उनसे मित्रता की नीति शुरू करी ताकि प्रशासन में सहयोग भी स्थापित किया जा सके। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो उसने चित्तौड़, रणथंबोर और अन्य राजपूत राज्यों पर सैन्य अभियान चलाया, किंतु विजय के बाद उसने राजपूतों को सम्मानित भी किया। चित्तौड़ के युद्ध के बाद भी अकबर ने इस क्षेत्र के लोगों को अधिक करके बोझ से बचाने का प्रयास किया। अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर के साथ समझौता करने की भी नीति अपनाई। उसने उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली। यानी कि सिंपल सी बात है कि अकबर ने एक क्षेत्र पर अटैक किया, अब अगर वो इस क्षेत्र को पूरा का पूरा जीत लेता और यहाँ के लोगों को सताता, यहाँ के लोगों को तड़पाता, यहाँ के लोगों से ज़्यादा टैक्स लेता, तो यहाँ के लोग विद्रोह कर देते। तो अकबर ने कहा, भाई मैं इन सभी क्षेत्रों को जीत तो रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये मुझे सहयोग करें। और सहयोग करने का मतलब था कि जो यहाँ का राजा है वो इसकी अधीनता स्वीकार कर ले, साल भर में इसको टैक्स वगैरह देता रहे और अपना शासन चलाता रहे। यानी कि राजा राजा ही रहेगा, बस वो अंडर में किसके रहेगा? अकबर के। तो इस प्रकार से उसने क्या करा, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि आप बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लो, ये भी जीत लो, ये भी जीत लो, ऐसे भी कर लो, ये भी जीत लो, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को आप कंट्रोल कैसे कर लोगे? इसके लिए आपको कुछ अधिकारी भी तो चाहिए, वो आपके पास है नहीं। तो आप क्या करोगे? आप इन क्षेत्रों को हराओगे और फिर इनसे कहोगे आप भाई हमारे अंडर में रहो, ठीक है, स्वामी भक्ति करो और अपना क्षेत्र चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अकबर ने इसी नीति का शुरुआत की। राजपूतों को प्रशासन में स्थान दिया उसने। अकबर ने राजपूतों को मुगल प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया, जो कि उसके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को दिखाता है। उदाहरण के लिए राजा भारमल के परिवार को मुगल दरबार में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। भारमल के पोते मान सिंह को अकबर ने अपने दरबार का प्रमुख सेनापति बनाया। राजपूतों को बहुत सारी प्रशासनिक सुविधाएं दी, सैनिक पदों पर भी नियुक्त किया गया
और इसका कोई नुकसान नहीं हुआ मुगलों को। क्यों? क्योंकि राजपूत राजाओं ने जो स्वामी भक्ति प्रकट करी, मुगल साम्राज्य को स्थिरता दी और मुगल साम्राज्य के लिए बड़े पैमाने पर युद्ध भी लड़े। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उसने कई राजकुमारियों से विवाह किया, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। खास तौर पर पहला जो महत्वपूर्ण विवाह हुआ था वो आम्बेर के राजा भारमल की बेटी से हुआ था। यह विवाह राजपूतों और मुगलों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। हालांकि महाराणा प्रताप ने इसका विरोध किया था। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। उसने सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया और सुलह कुल की नीति भी शुरू करी। उसने राजपूत राजाओं को उनके धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करने की भी स्वतंत्रता दी। और ये स्वतंत्रता उसने इसीलिए दी क्योंकि उसे पता है अगर वो ये स्वतंत्रता नहीं देगा तो राजपूत राजा विद्रोह कर देंगे, और राजपूत राजाओं ने अगर विद्रोह कर दिया तो अकबर अपना शासन नहीं चला पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसने यहाँ पर बहुत ही अच्छी कूटनीति खेली, जिसके परिणाम स्वरूप जो राजपूत राजाओं को विश्वास जीतने में सफल रहा। उदाहरण के लिए उसने राजपूत शासकों को अपने मंदिर निर्माण और पूजा करने की भी अनुमति दे दी, ताकि राजपूत उसके प्रति वफादार बने रहें। इसके अलावा राजपूत राज्यों के साथ उसने स्थायी मित्रता भी करी। अकबर ने राजपूतों को कभी भी प्रजा पराजित यानी कि हारी हुई प्रजा के रूप में नहीं माना, उन्हें सम्मान दिया, मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। उदाहरण के लिए राजा मान सिंह ने अकबर के लिए कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से जो अकबर की राजपूत नीति है वो उसकी कूटनीति और समावेशी शासन का प्रतीक है। उसकी सैन्य शक्ति, विवाह संबंध और धार्मिक सहिष्णुता राजपूतों को प्रशासन में शामिल करके राजपूतों को मुगल साम्राज्य का अभिन्न भाग बनाती है। यह नीति अकबर के साम्राज्य की राजनीतिक और सैनिक आधार को भी मजबूत करती है और उसे एक लोकप्रिय राजा बनाती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भाई अकबर के काल में राजपूतों की नीति क्या थी, राजपूतों के प्रति अकबर की नीति क्या थी, तो आप ये सिंपल सी बात बताओगे कि अकबर के काल में जो राजपूत थे वो एक बहुत ही मजबूत सेना के रूप में थे, और अकबर को अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती दे सकता था वो राजपूत दे सकते थे। इसलिए अकबर ने क्या करा, जिन भी राजपूत राजाओं को हराया उनको उनके साथ हारा हुआ व्यवहार नहीं किया, बल्कि उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए, उनके साथ कूटनीतिक संबंध बनाए, उन्हें उनके राज्य को लौटा दिया और ये कहा कि वो उस साम्राज्य को मुगल साम्राज्य का हिस्सा माने और अपना शासन चलाएं। क्योंकि एक बड़े क्षेत्र को चलाने के लिए आप मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करोगे, हमेशा संघर्ष करोगे तो चीज़ें आपके खिलाफ भी हो सकती हैं, और अकबर इस बात को जानता था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 2022 का पेपर देख लो, 23 का पेपर देख लो, 24 का पेपर देख लो। लगातार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि मुगल राज्य की प्रकृति बताओ, यानी कि मुगल राज्य किस तरीके से था, उसका स्ट्रक्चर ये बताओ। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ोगे आप तो मुगल राज्य की प्रकृति को पढ़ते हो आप, उसके प्रशासन, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हो। तो अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की प्रकृति की, मुगल राज्य की प्रकृति की, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ की जो सत्ता थी वो सेंट्रलाइज थी। सारी की सारी सत्ता का जो स्रोत था वो राजा था। मुगल राज्य में केंद्रीकृत साम्राज्य था। राजा के पास सारी शक्ति थी, वो युद्ध भी लड़ता था, वो राज दरबार भी चलाता था, वो न्यायाधीश भी था, और साथ ही साथ धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता था। जितने भी डिसीजन होते थे वो राजा के अधीन ही होते थे, और जितना भी प्रशासनिक संरचना थी वो सीधे सीधे राजा के अंडर में ही होती थी। बड़े से बड़ा पद भी हो वो भी राजा के अंडर में ही होगा। यानी कि मुगल साम्राज्य की अगर आप राज्य की प्रकृति देखते हो, मुगल राज्य की प्रकृति देखते हो, तो सबसे पहली बात यह है कि सेंट्रलाइज्ड है पावर। सारी की सारी पावर राजा के पास है। राजा सिर्फ दरबार नहीं चला रहा, सिर्फ डिसीजन नहीं ले रहा, बल्कि वो युद्ध में भी नेतृत्व कर रहा है, युद्ध में भी वो लीडरशिप कर रहा है। अकबर ने प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू करी, जो कि अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। इस प्रणाली में उसने हर एक अधिकारी को उनकी रैंक दी, उनका पद दिया, और उनके कार्यों को भी डिस्क्राइब किया कि भाई इस रैंक का बंदा ये कार्य करेगा। उसने अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए छोटे छोटे प्रांतों में भी बांटा। हर एक प्रांत में एक सूबेदार को नियुक्त किया, और ये सूबेदार सीधे राजा के प्रति कृतज्ञ होते थे और राजा के प्रति ही जवाबदेह होते थे। मुगल राज्य की प्रकृति की सबसे बात अगर हम देखें अकबर के टाइम पे खास तौर पर, तो यहाँ पर सेकुलरिज्म चला है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद सेकुलरिज्म की धारणा जो है खत्म हो गई थी। तो धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की बात करोगे तो अकबर के शासनकाल में भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता की नीति देखी गई। उसने सभी धर्मों में एकजुटता लाने की सुलह कुल की नीति शुरू करी, सभी धर्मों को समान महत्व दिया। जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था उसे भी खत्म कर दिया। धर्म और संस्कृति के बीच में बातचीत को बढ़ावा दिया उसने। कट्टरता को खत्म करने की कोशिश करी उसने, हालांकि वो इन सारी चीज़ों में सफल नहीं हो पाया। अकबर के जाने के बाद चीज़ें वैसी की वैसी वापस से हो गई। मुगल साम्राज्य की बात करें तो सैन्य विशेषताओं की बात करें, क्योंकि कोई भी जो राज्य है वो जब भी आगे बढ़ सकता है जब उसकी एक सेना मजबूत हो। तो मुगल राज्य की प्रकृति जब आप देखते हो तो एक मजबूत सेना भी देखते हो। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल शासकों ने सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उन्होंने बहुत सारे तोपखाने रखे और घुड़सवारी सेना का कुशल प्रयोग किया। साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने राजपूतों को, अफगानों को और अन्य लोकल समूहों को भी शामिल किया। यानी कि उन्होंने किसी एक ग्रुप पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि अलग अलग ग्रुपों को रखा।
सामाजिक और संस्कृति की बात करोगे मुगल राज्य में तो उन्होंने कला को बढ़ावा दिया, साहित्य को बढ़ावा दिया और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। ताजमहल देख लो, चाहे आगरा किला देख लो या फतेहपुर सीकरी देख लो, ये सब इसी के उदाहरण हैं। फारसी, अरबी और भारतीय परंपराओं का मिश्रण मुगल दरबार में देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो मेन इकोनॉमी जो थी वो कृषि पर डिपेंड थी। अकबर ने जमींदार प्रणाली और राजस्व सुधार किए ताकि किसानों को राहत मिल सके। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया। मुगल साम्राज्य की प्रकृति देखोगे तो विभिन्न जाति और विभिन्न कम्युनिटीज थी यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और अन्य समुदायों का भी यहाँ पर तालमेल था। मुगल दरबार में फारसी भाषा थी, लेकिन स्थानीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया गया। मुगल राज्य का जो उद्देश्य था वो ये था कि अपने क्षेत्र विस्तार करते रहो, शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण करो। बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर विजय प्राप्त कर साम्राज्य की नींव रखी थी, तो उसके उत्तराधिकारियों ने इस क्षेत्र को और भी आगे बढ़ाया। तो अगर आपसे किसी भी राज्य की प्रकृति पूछे तो सबसे पहले आप केंद्रीय प्रशासन बताओगे, फिर बताओगे अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, कौन कौन से धर्म, कौन कौन सी जाति के वहाँ पर लोग रहते थे और राजा इन सबको नियंत्रण में कैसे रखता था। तो इसी प्रकार से निष्कर्ष ये बनता है कि मुगल राज्य भारत के इतिहास में एक सशक्त साम्राज्य का प्रतीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक केंद्रीय प्रशासन है, एक मजबूत सैनिक शक्ति है, संस्कृतियों का मेलजोल है और साथ ही साथ अकबर के समय की खास बात यह है कि उसने सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। मुगल राजाओं ने कला, साहित्य और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल के बाद जो है धार्मिक सहिष्णुता कम हो गई थी और कट्टरता को बढ़ावा मिला था। चौथा क्वेश्चन है मुगलों की जागीर व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 10 क्वेश्चन हमने रखे हैं यहाँ पर और 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आपके 6 से 7 क्वेश्चन फंसने से पेपर में और आपको 8 में से 5 ही क्वेश्चन वहाँ पर करने हैं। तो मुगलों की जागीर व्यवस्था मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह व्यवस्था अकबर के शासनकाल में व्यवस्थित हुई और आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों ने इस व्यवस्था को अपनाया। अब देखो जागीर व्यवस्था क्या होती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एरिया है जो मुगलों के अंडर में है। अब मुगलों के अंडर में ये पूरा का पूरा एरिया है। अब राजा जो है वो सारे के सारे एरिया ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, साम्राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांट देगा और हर एक हिस्से को किसी एक व्यक्ति को दे देगा जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। अब ये जो अधिकारी होंगे ये इस पूरे क्षेत्र को चलाएंगे और यहीं से उनका वेतन भी निकाला जाएगा और बदले में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, जो सरप्लस होगा वो राजा को भेजेगा। तो इस तरीके से ये पूरी पूरा जो जागीरदारी सिस्टम है ये चलेगा। तो देखो जागीर शब्द फारसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। मुगल राज्य में जागीरदारी व्यवस्था के तहत भूमि का एक हिस्सा अधिकारियों को, सैनिकों को या मनसबदारों को दे दिया जाता था उनकी सेवाओं के बदले। यानी कि अधिकारी जो सेवा दे रहे हैं उसके बदले उन्हें एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाएगा, वहाँ से जो भी इनकम होगी इन अधिकारियों को मिलेगी। जिन भी सैनिकों को जागीरदारी दी जाएगी उन सैनिक, वो जो सैनिक है अपने वेतन वहाँ से निकालेंगे। यानी कि मुगल दरबार में राजा ने जो बड़े बड़े अधिकारी रखे, बड़े बड़े मंत्री रखे, बड़े बड़े जो मनसबदार रखे, इनके पद और सेवाओं के बदले में इन्हें कुछ भूमि का हिस्सा दे दिया जाता था जहाँ से ये अपनी इनकम जनरेट करते थे। और इस प्रकार से जो मुगल काल है ये छोटी छोटी कई जागीरों में बढ़ जाएगा और ये जागीरदार आगे चलकर बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाएंगे। तो जागीरदारों को डायरेक्ट वेतन देने की जगह, डायरेक्ट सैलरी देने की जगह उन्हें एक जगह दे दी गई कि भाई आप वहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट करो, टैक्स वगैरह वसूलो और अपनी आमदनी चलाओ। अब इन जागीरदारों की भूमिका क्या होती थी? जिन व्यक्तियों को ये जमीन दी जाती थी उन्हें जागीरदार कहते थे। जागीरदार मुख्य रूप से मनसबदार होते थे जिन्हें बहुत सारे कार्य दिए जाते थे। ये प्रशासन को चलाते थे, सैन्य कार्यों में अपनी सेवा देते थे। जागीरदार का मुख्य काम ये था कि ये भूमि से टैक्स को इकट्ठा करे, इसे अपने वेतन और सेना को मैनेज करे। यानी कि जिस जागीरदार को जो ज़मीन दी जाएगी वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगा, टैक्स लेगा और इससे अपना वेतन निकालेगा और सेना को भी मजबूत करेगा। और बदले में उसे जिस क्षेत्र की जागीर दी जाएगी वहाँ पर वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेगा, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी देगा। जागीर व्यवस्था के अलग अलग प्रकार थे। मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है तमगी जागीर और एक है नियम जागीर। तमगी जागीर ऐसी जागीर होती है जिसमें जागीरदार को भूमि से जो टैक्स मिलता है उसका प्रबंध करने की पूरी छूट होती है। इसमें राजा उसे कुछ भी नहीं कहता है, यानी कि जो मर्जी वैसे रेवेन्यू का यूज़ करो, पैसे का यूज़ जैसे मर्जी वैसे करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन नियम जागीर जो होगी वो ऐसी जागीर होगी जिसे राजा कभी भी वापस ले सकता है और यहाँ पर जो राजा है वही रूल और रेगुलेशन बनाएगा। इसके अलावा जागीरदारी व्यवस्था में एक और था मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी जो प्रणाली है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को आप क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ना क्योंकि वहाँ पे अलग से इसका क्वेश्चन आता है। जागीरदारी व्यवस्था से समस्याएं क्या हुई? समस्या ये होगी कि धीरे धीरे करके जागीरें बंटने लगी। अब सारी जागीरें जब बांट ही दोगे तो भूमि की कमी तो होगी ही होगी क्योंकि आपके इतने सारे अधिकारी हैं।
तो मुगल काल में भूमि की कमी होने लगी। समय के साथ जो योग्य मनसबदार थे, अब उन्हें जागीर कहाँ से दी जाए, ये दिक्कत होने लगी। औरंगजेब के शासनकाल में तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई। कई जागीरदार अपने क्षेत्रों में टैक्स ढंग से इकट्ठा नहीं करते थे, जिसकी वजह से किसानों पर बोझ बढ़ जाता था। जागीरदारों की शक्ति बढ़ गई और इन लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनसे ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी कम हो गई। वो खुद को राजा बनाने का सपना देखने लगे। जागीरदार ये सोच रहे थे हम अपने एरिया के राजा बन जाएं, क्योंकि लालच तो आपको पता ही है सबको ही होती है। अकबर ने जागीर व्यवस्था में कई सुधार किए ताकि इसे मजबूत बनाया जा सके। खासतौर पर जो उनके वित्त मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने इस सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जागीरदारों को उनके क्षेत्र में किसानों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बात की गई और ये कहा गया कि ज़्यादा कर ना लगाए जाएं। औरंगजेब के समय जागीर व्यवस्था में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। भूमि की कमी हो गई, जागीरदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया और आगे चलकर मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण ये जागीर व्यवस्था थी। तो शुरुआत में तो ये पॉजिटिव था, लेकिन आगे चलकर इसका प्रभाव नकारात्मक था। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ अगर वो जागीरदारी व्यवस्था क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कि अकबर के काल में मनसबदारी प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो देखो, जो मनसबदार का मतलब ये है कि जैसे अकबर के दरबार में बहुत सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, तो हर अधिकारी की एक रैंक होगी। तो रैंक को वो वर्ड यूज़ करेगा मनसब, कि इस बंदे की रैंक ये है, इस बंदे की रैंक ये है, इस बंदे की रैंक ये है। जिस बंदे की रैंक जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रभाव भी उतना ज़्यादा होगा। तो अकबर का जो शासनकाल था वो मनसबदारी प्रणाली के लिए जाना जाता है। ये एक प्रभावी सैन्य व्यवस्था थी और बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसमें राज्य के अधिकारियों को उनकी सैनिक बल के हिसाब से क्या किया गया था, रैंक दी गई थी, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। तो मनसब की बात करोगे तो ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य में अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को रैंक और पद के आधार पर दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई प्रशासन अच्छे से चलाया जाए और सैनिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। मनसबदारी प्रणाली के तहत अधिकारियों को उनके पद, उनकी सेवा, उनकी सैन्य क्षमता के आधार पर रैंक दी जाती थी और ये उनके अधिकार और जिम्मेदारियों को भी निर्धारित करती थी। जैसे मान लो किसी की रैंक है 1, तो 1 रैंक वाले का मतलब ये है कि राजा के पास सीधा इसका ही नंबर है, ये सारे के सारे बंदों पर निगरानी रखेगा, इसके पास एक बड़ी सेना होगी। ऐसी जो रैंक 2 होगा ये इससे थोड़ा कम होगा, रैंक 3 होगा वो उससे कम होगा। ये इनकी सैनिक पावर, इनकी क्षमता, इनकी कुशलता, इनकी मजबूती को दिखाती है, प्रशासनिक क्षमता को दिखाती है। जो बंदा प्रशासन को चलाने में जितना ज़्यादा निपुण होगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा मजबूत सेना होगी, वो उसकी रैंक उतनी ही अच्छी होगी। तो ये पूरी की पूरी मनसबदारी सिस्टम सेट किया था उसने, ताकि पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल अच्छे से किया जाए। मनसबदारी प्रणाली का स्ट्रक्चर कैसा था, तो इसमें 2 भागों में बांटा गया था। एक था जात और एक था सवार। जात का मतलब ये था कि किस बंदे की व्यक्तिगत स्थिति कितनी मजबूत है, प्रतिष्ठा उसकी कैसी है और वेतन कितना ज़्यादा मिलता है। जबकि सवार का मतलब ये था कि व्यक्ति के पास कितने घुड़सवार हैं, कि 100 घुड़सवार हैं, 200 घुड़सवार हैं, 5000 घुड़सवार हैं, 10,000 घुड़सवार हैं। तो जिस बंदे के पास जितनी बड़ी सेना होती थी उसे उतने बड़े सवार का पद मिलता था। ये रैंक तय करती थी कि कितने सैनिकों को रखना होगा और युद्ध के समय मुगल सेना को सेवा कितनी देनी होगी। सवार की क्षमता जो थी वो सैनिक क्षमता को दर्शाती है। जो 5000 सवार का पद होता था वो सीधे राजकुमार के साथ रहते थे, यानी कि जिनके पास 5000 सवार होते थे वो मनसबदार जो होते थे वो सीधे राजकुमारों की सेवाओं में लगे होते थे। मनसबों को श्रेणी में बांटा गया था। 10 से लेकर 10,000 तक की रैंक दी जाती थी। उच्च रैंक वाले जो मनसबदार होते थे वो साम्राज्य के वरिष्ठ अधिकारी होते थे, जबकि कम रैंक वालों को छोटे छोटे अधिकारी बनाया जाता था। अकबर के शासनकाल के बाद जो 10,000 वाली पॉलिसी थी इसे 50,000 तक बढ़ा दी गई। मनसबदारों को उनकी योग्यता, उनके आचरण और साम्राज्य के प्रति वफादारी के आधार पर नियुक्त किया जाता था और राजा खुद उन्हें नियुक्त करता था। मनसबदारों को स्थायी जागीर नहीं दी जाती थी, उन्हें अस्थायी जागीर दी जाती थी, जैसा कि अभी हमने जागीरदारी वाले क्वेश्चन में पढ़ा भी था। अस्थायी जागीर का मतलब है राजा कभी भी उनसे वापस भी ले सकता है। मनसबदारी प्रणाली के सुधार की बात करोगे तो अकबर ने इसमें बहुत सारे सुधार किए। जमीनी प्रशासन किया। मनसबदारों को जागीर में किसानों से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। यह सुनिश्चित किया गया कि कर इकट्ठा करने में भेदभाव ना हो। ये नहीं कि गैर मुस्लिमों से आप ज़्यादा कर छीन लो, ऐसा ना हो। किसानों का शोषण ना हो। सैनिकों की स्थिति का निरीक्षण किया जाए। अकबर ने दाग व्यवस्था को शुरू किया ताकि जो घुड़सवार हैं उनकी जो है पहचान की जा सके, जिसमें हर एक सवार को अपने घुड़सवारों के ऊपर दाग लगाना होता था। अकबर ने मनसबदारों को सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह बनाया, यानी कि वो सीधे रिपोर्टिंग किसको देंगे, राजा को देंगे। इससे क्या होगा, विरोध वगैरह बंद हो जाएगा। यह प्रणाली मुगल साम्राज्य को स्थायित्व देती है, प्रशासन को मजबूत करती है, सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए मजबूत भी है। लेकिन आगे चलकर जो ये बड़े बड़े मनसबदार होंगे ये मुगल साम्राज्य में विद्रोह कर देंगे, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा।
तो जमी जागीर प्रणाली के साथ बहुत सारी समस्याएं थी। कुछ मनसबदार ऐसे थे जो खुद की निर्भरता को बढ़ावा देना चाहते थे। खास तौर पर औरंगजेब के शासनकाल में जो मनसबदार थे वो धीरे धीरे करके विरोध करने शुरू कर दिया। मनसबदारों की शक्ति बढ़ने लगी। उन्होंने अपने एरिया में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना शुरू कर दिया। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचारी प्रणाली थी, ये धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य को अंदर ही अंदर खा गई। तो शुरुआत में इसके भी सकारात्मक प्रभाव थे, लेकिन इसके जो नकारात्मक प्रभाव थे वो ज़्यादा गहरे थे। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई। मुगल साम्राज्य को इसने मजबूती भी प्रदान दी अकबर के खास तौर पर समय में, लेकिन धीरे धीरे कर बोझ बढ़ता गया। और औरंगजेब के समय में ये जो मनसबदार थे ये ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और ये विद्रोह की ताक में थे। लेकिन औरंगजेब खुद भी एक मजबूत शक्तिशाली राजा था, तो उसके काल में इतने ज़्यादा विद्रोह नहीं हो पाए। लेकिन औरंगजेब के मरते के साथ ही इन मनसबदारों ने अपने सिर उठा लिए और अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषणा कर दी। इन्होंने आने वाले राजाओं को राजा नहीं माना और कई सफल विद्रोह किए और अंततः मुगल साम्राज्य को इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था ने धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। तो ये जो 5 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, मैं आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली कर दोगे। अगले जो 5 क्वेश्चन हैं वो हम भाग 2 में आपके साथ डिस्कस करेंगे।